बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों पर योगी सरकार में कानून बिजली बनकर गिरता है। अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत करने वाले मोहित खान के अवैध साम्राज्य पर योगी का बुलडोजर गरज रहा है। कल मोहित की अवैध बेकरी को बुलडोजर से जमींदोज किया गया और अब उसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रशासन गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की दूसरी अवैध चल अचल संपत्ति की डिटेल जुटा रही है और उस पर भी जल्द ही एक्शन होने वाला है। सीएम योगी ने क्लियर मैसेज दिया है कि पीड़ित बच्ची को इंसाफ दिलाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस सिलसिले में आज बीजेपी का एक डेलीगेशन अयोध्या पहुंचेगा। इस डेलीगेशन में राज्यसभा के सांसद संगीता बलवंत, बाबूराम निषाद और यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप शामिल हैं। बीजेपी का यह डेलीगेशन अयोध्या पहुंचकर गैंगरेप की पीड़िता परिवार के साथ मुलाकात करेगा। उधर इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। अखिलेश यादव सच सामने लाने के लिए आरोपी के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, तो शिवपाल यादव ने मोइन खान के नार्को टेस्ट की मांग की है। अब शिवपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी उपचुनाव में फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। तो योगी आदित्यनाथ जहां पर एक्शन में है, आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है, वहीं पर शिवपाल यादव, अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट से लेकर नार्को टेस्ट तक की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सबकी नजर इस वक्त बीजेपी के उस डेलीगेशन पर है जो थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचकर गैंग रेप की पीड़िता के परिवार के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं आपको बता देते हैं। संगीता बलवंत यूपी से बीजेपी की राज्यसभा सांसद है, इस डेलीगेशन का हिस्सा है। बाबूराम निषाद यूपी से बीजेपी की राज्यसभा के सांसद है, ये भी इसमें शामिल है। और तीसरे हैं नरेंद्र कश्यप, जो इस वक्त योगी सरकार में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, यूपी सरकार में इस वक्त मंत्री भी हैं। तो ये तीन वो चेहरे हैं जो इस वक्त डेलीगेशन में शामिल हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इस बीच अयोध्या गैंगरेप को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर पलटवार किया। सोशल मीडिया पर लिखा था कि बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा इलाज का इंतजाम कराए, कोर्ट खुद संज्ञान लेकर अपनी निगरानी में पीड़िता को सुरक्षा दे, सुरक्षा सुनिश्चित करवाए। अखिलेश के इस बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए लिखा है, निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीड़िया भूल गए, अब आपको अपने वोट बैंक की चिंता हो रही है। दरअसल कल अखिलेश यादव ने गैंगरेप केस के आरोपी मोहित खान के डीएनए टेस्ट की भी मांग की थी। वहीं अखिलेश के बाद उनके चाचा शिवपाल यादव ने मोहित खान के नार्को टेस्ट की मांग उठाई थी। तो एक तरफ डीएनए टेस्ट, दूसरी तरफ इस वक्त मांग की जा रही है नार्को टेस्ट की। दरअसल अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ी और चुप्पी तोड़ने के बाद उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने लिखा, अयोध्या का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि एक ऐसा मामला आया है, इस मामले में आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद शिवपाल यादव ने कहा नहीं, नार्को टेस्ट करवाइए। इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। और ये केवल राजनीति इसलिए भी कर रहे हैं कि वहाँ पर उपचुनाव है, बदनाम करने के लिए। केवल ये उस वहाँ पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का उपचुनाव अब हारे हैं, जो अयोध्या में हारे हैं, तो इनके मन में जो टीच है, तो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी मोहित खान के डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग उठा रही है, तो वहीं पर योगी सरकार के मंत्री सपा पर आरोपी को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। क्या अपराधी की कोई जाति तो होती नहीं है, तो उसको बचाने की क्या जरूरत है? आज के दिन में क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की जो मुंह नहीं खोल पा रही? मुंह खोली भी तो कह रही डीएनए टेस्ट करा लीजिए, देना चाहिए था तब कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो क्या इनके समय डीएनए टेस्ट के बाद ही कार्रवाई होती थी क्या? चूँकि डीएनए तो बहुत पहले, और डीएनए एक प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है। तो क्या पुलिस और ये प्राथमिक रिपोर्ट पर न्यायालय यही हो जाएंगे? वो तो समय आएगा तो होता रहता है आज के दिन। इस विपक्ष के जो कांग्रेस और सपा के जो नेता हैं उसको बचाएं, क्यों बचा रहे हैं, क्यों उसके अपराधी के साथ खड़े हैं? वहाँ के सांसद से पूछा जा रहा था, कह रहा हमें कुछ पता ही नहीं है। जो आज का टीम मेंबर है, नगर अध्यक्ष है और कहते
तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि इनके यहाँ अपराधियों का संरक्षण प्राप्त रहता है। अब अखिलेश की डीएनए वाली मांग पर बीजेपी के साथ साथ मायावती ने भी उन पर निशाना साधा है। मायावती ने अयोध्या रेप केस में योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। आइए आपको दिखाते हैं अखिलेश की तरफ से उठाई गई डीएनए टेस्ट की मांग पर किसने क्या बोला है। तो आपको बताएं, अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी, उसके ऊपर प्रतिक्रिया आई किसकी? मायावती की, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की। और उन्होंने लिखा है कि पहले अखिलेश तो यह बताएं कि उनके राज में, उनकी सत्ता के दौरान क्या डीएनए टेस्ट हुए थे। तो मायावती ने साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की ओर से, उनकी सरकार की ओर से जो कार्रवाई हो रही है गैंगरेप के आरोपी के खिलाफ, उसका भी उन्होंने समर्थन किया है और सही बताया है। अब यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए होना चाहिए, डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, यह पहले बताएं कि अपने सरकार में उन्होंने क्या किया। यह मायावती ने लिखा है। तो मायावती की ओर से प्रतिक्रिया आई है। और अब केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है, सपा अभी साफ होगी, ये उनके कहना है। अब योगी सरकार के ओबीसी मंत्री अखिलेश पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। संजय निषाद के बाद ओपी राजभर ने भी अयोध्या गैंगरेप कांड को लेकर अखिलेश पर हमला किया। ओपी राजभर ने सपा को गुंडों की पार्टी बताया है। जो दोषी उसमें पुलिसकर्मी थे, जो कार्रवाई नहीं कर रहे थे, वो भी सस्पेंड हुए हैं। और सरकार हमेशा गरीबों के साथ, कमज़ोरों के साथ, मजलूमों के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। जैसे आज एनडीए की सरकार है यूपी में, तो उसको बुलडोजर के नाम से लोग जानते हैं। डर है, बुलडोजर का नाम आने पर कलेजा कांप जाता है। ये है ये सरकार का भय। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, संरक्षण मिलता था। और समाजवादी पार्टी की समूह से बोल रही है, जब उसी का नेता अपराध कर रहा है। हम बात करेंगे हमारे संवाददाता रुचि कुमार से। रुचि, जो डेलीगेशन है बीजेपी का, कितने बजे तक अयोध्या पहुंच रहा है और साथ ही साथ इसका असर क्या होगा पूरे जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में? अब से कुछ देर बाद ये डेलीगेशन यहाँ पर आएगा। जो पीड़िता का घर है, उनके परिवार वालों से मिलेगा, फिर अस्पताल जहाँ पीड़िता भर्ती है वहाँ पे जाएगा और फिर सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस बीच जो अधिकारी हैं, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, इलाके के जो एसएसपी हैं, डीएम हैं प्रशासन में, उन सब से बात करेगा और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, उसने पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है इस पूरे कांड की, कि आखिर क्या हुआ, कब से ये चल रहा था, किस तरह से आतंक यहाँ पर मोहित खान का था। सारी चीज़ें बीजेपी का जो डेलीगेशन आ रहा है वो पता करके अपने केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को पिछले 2-3 दिनों से उठा रही है। और अयोध्या, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव यहाँ जीता था, पीडीए फॉर्मूले की बात हो रही है, अवधेश प्रसाद यहाँ से सांसद हैं, तो बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है कि एक तरफ आप पीडीए की बात करते हैं और दूसरी तरफ पीडीए समाज की एक बच्ची के साथ इस तरह से गैंग रेप किया जाता है। तो कार्रवाई यहाँ पे लगातार चल रही है। पीछे बेकरी है जहाँ बुलडोजर चला है, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसका भी एक हिस्सा गिराया जाना है, तो लोग इसको खाली करके जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ बैंक है, बैंक को नोटिस दिया गया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो दुकान में जो किराएदार थे या जिनकी दुकानें थी, वो पूरा यहाँ पर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खाली किया जा रहा है। अब जहाँ तक सवाल ये जो बीजेपी का डेलीगेशन आ रहा है, वो यहाँ से जाके अपनी रिपोर्ट देगा, तो जाहिर है क्योंकि इस इलाके में अयोध्या की जो विधानसभा की सीट थी, जहाँ से अवधेश प्रसाद 9 बार के एमएलए थे, वहाँ बाई इलेक्शन होना है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है जनता तक ये पहुंचाने की कि जो लोग पीडीए की बात करते हैं वो ज़मीन पे क्या करते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट तक की बात हो रही है, उसके बाद कार्रवाई की जानी चाहिए।
तो बहरहाल पुलिस जांच में जुटी है। अब पुलिस का कहना यही है कि मोहित खान ने ये गैंग रेप में शामिल थे। अब पूरी जांच हो रही है इलाके में। इस तरह से पुलिस यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में आपको दिखाई देगी, क्योंकि थोड़ी दहशत भी है, लोग डरे हुए हैं। अंदर घरों में जहाँ गलियां वहां जाएंगे तो काफी लोग डरे हैं, बात करने से बच रहे हैं। जी अमित। वैसे रुचि, एक तरफ जहां पर एक्शन जारी है बुलडोजर का, दूसरी तरफ बीजेपी का डेलीगेशन जब जाएगा तो उसे तथ्य जो जुटाएंगे और उसको जब देश के सामने रखा जाएगा तो एक बार फिर से बीजेपी की ओर से घेरा जाएगा समाजवादी पार्टी को। अब गैंगरेप केस में जारी सियासत के बीच योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। इस केस में अब भद्रसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव को भी सस्पेंड किया गया है। जांच के बाद रोहित यादव का सस्पेंशन हुआ। इस मामले में एसएचओ और पुलिस चौकी इंचार्ज पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। अब योगी ने साफ कर दिया कि गैंगरेप के आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और प्रशासन उसके कारनामों की एक एक कुंडली निकाल रही है। जहां जहां मोहित ने कब्जा किया वहां अब भी सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा है। कल भद्रसा में मोहित की अवैध बेकरी को बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया। बेकरी के पास वाली अवैध बाउंड्री लाइन को तोड़ा गया और अब योगी सरकार आरोपी के दूसरे अवैध चल अचल संपत्ति पर भी एक्शन की तैयारी कर रही है। उसने जिस जिस सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उसकी मार्किंग हो रही है। ग्राम समाज की जमीन हो, शमशान की जमीन हो, चक्रोड की जमीन हो या कोई भी सरकारी जमीन हो, सभी जमीनों पर आरोपी मोहित खान ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा था। और यही वजह है कि जब ग्राम समाज की तरफ से नपाई हुई, सरकारी विभाग की तरफ से नपाई हुई, एसडीएम सोहावल की तरफ से नपाई हुई, लेखपाल की मौजूदगी में नपाई हुई, तो पता चला कि किस तरीके से, देखिए, तालाब की जमीन को गलत तरीके से, पूरी तरीके से पाटा गया था, अवैध निर्माण किया गया था बेकरी के तौर पर। और कैसे बाकायदा, जहां पर इस समय देखिए जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो खड़े हुए हैं, इस पूरी जमीन को मोहित खान ने अपने प्रभाव में ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके ठीक पीछे की जो आप जमीन देख रहे हैं ये कमर्शियल जमीन है। कमर्शियल जमीन को भी किस तरीके से कब्जे में लिया गया था, उसमें सरकारी बैंक शामिल किया गया था और 10 मीटर जो सरकारी जमीन होती है, रोड होती है, चक रोड होती है, उसका इस्तेमाल कर लिया गया था। फिलहाल अब जेसीबी यहां पर लग गई है। तालाब से सटी हुई जो भी जमीन है सरकारी, उसको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।